हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सेकेंड पार्ट है ये वीडियो दोस्तों, है ना। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया है ना। ये ओपन स्कूल छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 10th का अर्थशास्त्र है ना। अर्थशास्त्र का सेकंड पार्ट, ठीक है। दूसरा भाग, पहला भाग का वीडियो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 21 तक था। अब यहाँ से 22 से आपको देखने को मौका मिलेगा। तो इसमें से आपको पूरा पढ़ाई करना है दोस्तों, पूरा रट डालना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं क्योंकि 5 साल के रिकॉर्ड से मैंने इसको बनाया है। आप लोग प्रबोध नवबोध गाइड होगा तो उसमें से आप देख लेना, कई ठो क्वेश्चन में मैंने सन भी लिखा हुआ है। तो साख क्या है इसको मैंने पूरे वीडियो में समझा दिया था दोस्तों, इसका अथवा बाकी था ये वाला। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, समझाइए। तो मुद्रा जो है सबसे बड़ा विनिमय का माध्यम। विनिमय क्या होता है? एक दूसरे को आदान प्रदान करना। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, हम किसी के घर से चावल लाते थे और वो हमको गेहूँ देता था, ठीक है। हम किसी के घर से चावल लाते थे तो हमको गुड़ या गन्ना देता था। तो इस प्रकार एक दूसरे से आदान प्रदान करना, ठीक है। आजकल हम जो है दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, तो पैसा के बदले वो हमको सामान देता है, तो इसको विनिमय कहता है। देना और लेना, हम पैसे देते हैं वो हमको वापस देता है, ठीक है। तो वस्तु और सेवाओं का विनिमय जो है बहुत बड़ा माध्यम है दोस्तों, और मुद्रा विनिमय का माध्यम है। अभी मैंने जो उदाहरण आपको बताया उसको लिख भी सकते हो। हम एक दुकानदार के पास जाते हैं, बहुत सारी सामग्री खरीदते हैं, टीवी फ्रिज इत्यादि खरीद लेते हैं, उसके हमको वो मिल जाता है, उसके बदले हम मुद्रा यानी पैसा देते हैं। यही जो है मुद्रा विनिमय का माध्यम है। अर्थशास्त्र में आंकड़ों का महत्व लिखिए। देखिए 2018 में आ चुका है अर्थशास्त्र में आंकड़ों के महत्व। आर्थिक नियोजन में तो साधारणतः जो है भविष्य की योजना बनाने के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय के निर्धारण में तो यहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने के लिए बहुत अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय आय भी ज्ञात करना जरूरी होता है। सरकारी नीतियों का नीचे दिए गए, इसके बाद यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जब ऐसा सारणी दिया होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये जो 1 2 1 2 3 से लेकर 6 तक लिखा है, इसको लाइन से लिखना है। ये दोनों को गुना करना है। 1 और 0 गुना करेगी 0 आएगा, 13 एकम 13 आ गया, है ना। 2 20 दूनी 40, 3 चौक 12, 120 हो गया। ऐसे गुना करना है और सभी को जोड़ देना है दोस्तों। यहाँ पर आप इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो 129 आएगा। ये सारे का जो गुना किए उसका 441 आया। दोनों को भाग कर देना है तो 441 और डिवाइड बाई 134, तो इसको भाग करने पर आंसर जो है 3.29 आएगा। प्रश्न क्रमांक 24 से 25 5 नंबर के सवाल है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की व्याख्या कीजिए। देखिए 2 अप्रैल 2019 के पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहर में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए बनाया गया। इसे 1997 में लागू किया गया था। जो जिसका निम्नलिखित है, देखो स्वरोजगार पैदा करने के लिए कार्यक्रम, शहरी औरतों के लिए कार्यक्रम, शहरी गरीबियों के लिए प्रशिक्षण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वेतन रोजगार कार्यक्रम। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए सरकार ने सन 2010-11 में 590 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की व्याख्या करें। तो PMSSY इस योजना का नाम है। सामान्य रूप से देश के विभिन्न, उसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, विभिन्न भागों में सस्ती जो है सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी गरीब लोगों को फ्री में निःशुल्क जो है इलाज देना। यही जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का महत्व है दोस्तों। तो इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। एकाधिकार की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो एकाधिकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक फर्म में, ऐसे बाजार में एकाधिकारी को एकमात्र उत्पादक होता है। वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न न होना। तीसरा है कीमत निर्धारण। चौथा है नए फर्म के प्रवेश पर। पांचवा है अधिकतम लाभ। इसके अलावा इस प्रश्न को भी लिख सकते हैं, व्यक्तिगत मांग के निर्धारकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि परीक्षा का समय है। यदि आप घर में पढ़ाई करेंगे तो आपसे याद नहीं होगा, और यदि आपको अच्छे से तैयारी करना है तो वीडियो को 2-3 बार दिन में, है ना, 4-5 बार रिपीट कर करके सुनिए बढ़िया से, ईयरफोन लगा के। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा और आपका पेपर अच्छा बनेगा। वस्तु की कीमत,
तो किसी वस्तु की मांग निर्धारण करने वाले एक वस्तु की अपनी कीमत होती है। वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाती है। जैसे साबुन 10 रुपये मिलता है, अगर मैं उसको 20 रुपये में बेचूंगा तो बिकेगा नहीं, तो उसकी मांग जो है, मांग यानी कि जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वस्तु और उसी 10 रुपये की वस्तु को मैं 5 में बेचूंगा तो लोग दौड़े चले आएंगे, यानी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। संबंधित वस्तुओं की कीमत, जैसे चाय की कीमत वृद्धि होने पर उसकी प्रतिस्थापन वस्तु कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है। आय, वो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। रुचि स्वभाव आदत, रुचि स्वभाव आदत में परिवर्तन अनुकूल हो तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। विज्ञापन तथा प्रदर्शनकारी प्रभाव, जनसंख्या की मात्रा और बनावट। 26 और 27 दीर्घ उत्तरी है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए, 2019 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, पराश्रित अर्थव्यवस्था, बिखरी हुई अर्थव्यवस्था, घिसी पिटी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ना। नियोजित विकास है, जनसंख्या का भार है, तकनीकी का निम्न स्तर है, पूंजी निर्माण की दर है। बाजार आपूर्ति के 3 निर्धारकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो 6 नंबर का सवाल है, वस्तु की कीमत, विक्रेता फर्मों की संख्या, संभावित भावी कीमत। आपूर्ति वक्र क्या है? काल्पनिक आपूर्ति अनुसूची की सहायता से आपूर्ति वक्र की रचना कीजिए। आपूर्ति के नियम को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए, ऐसा एक टेबल बना देना है और टेबल बनाने के बाद ये छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ये इस ड्राइंग को बना लेना है दोस्तों, है ना। अब तालिका के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लीजिए। अर्थशास्त्र कल्याण विज्ञान के रूप में कल्याण किसके पहलू की बात करता है? तो अर्थशास्त्र कल्याण के विज्ञान के रूप में कल्याण के परिमाणात्मक पहलू की बात करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा निम्नलिखित है, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है ना। व्यष्टि अर्थ आर्थिक विश्लेषण की कुछ ऐसी आवश्यक मान्यताओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण रोजगार, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण निष्कर्षों का। अर्थशास्त्र के अध्ययन को कितनी शाखा में विभाजित किया गया है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। सेवाओं की 4 विशेषताएं लिखिए। सेवा को देखा और इसका स्पर्श नहीं किया जा सकता, सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता, सेवाओं का आकार मूर्त रूप नहीं होता, सेवाओं का उत्पादन उपभोग एक साथ होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? तो इसके बाद 6वां है, संसाधन के अपूर्ण उपयोग का एक उदाहरण दीजिए। 2019 में आ चुका है। संसाधन की समृद्धि के 2 उदाहरण लिखिए। पूंजी की परिभाषा दीजिए। 2018-19 दोनों में आ चुका है। अर्थशास्त्र में पूंजी से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है जिनको मुख्य उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पूंजी गहन विधि क्या होता है? तो जब प्रति इकाई उत्पादन में पूंजी की अधिक एवं श्रम की कम मात्रा का प्रयोग होता है तो उसे पूंजी गहन विधि कहते हैं। श्रम गहन विधि किसे कहते हैं? श्रम को परिभाषित कीजिए। ये सब 2-2, 3-3 नंबर के सवाल है दोस्तों, और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिया हूँ ताकि आपका संपूर्ण तैयारी हो। 2 प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के नाम बताइए। पूंजी और श्रम में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का है, नोट कर लीजिए इस सवाल को। उत्पादन क्रिया की व्यवस्था कौन करता है? फर्म क्या होती है? उद्योग का अर्थ बताइए। तो इस प्रकार अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक पहुँचे।